नमस्कार। आज हम क्षितिज पाठ्यपुस्तक के अगले अध्याय लखनवी अंदाज का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री यशपाल जी ने। श्री यशपाल जी को प्रेमचंद युग के बाद के कहानी लेखकों में गिना जाता है। उन्होंने न केवल कहानियों की रचना की बल्कि कई निबंधों और उपन्यासों के रचनाकार भी वे माने जाते हैं और अपनी विशेष लेखन शैली के लिए वे काफ़ी लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से कहानी के क्षेत्र में जो एक नया प्रयोग हुआ जिसे हम नई कहानी का नाम देते हैं। नई कहानी युग का मतलब है ऐसी कहानियाँ जो आधुनिक जनजीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। तो ऐसी कहानियाँ लिखने में यशपाल जी को महारत हासिल है। यशपाल जी बचपन से ही जो है उनका जो रुझान रहा है वो क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि उस समय देश की जो मांग थी कि देश को स्वतंत्र किया जाए, तो अपने देश की आज़ादी के आंदोलन में यशपाल जी ने भी योगदान दिया है। इन्होंने शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, इसे इनकी प्रतिभा को पहचानते हुए और इन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे उनके नाम है दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, कहानी संग्रह जो रहे इनके जो बहुत लोकप्रिय हुए, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत चिंगारी, उत्तानी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ज्ञानदान और वो दुनिया। तो ये इनके मशहूर कहानी संग्रहों के नाम हैं। आपको समय मिले तो इनमें से किसी एक को ज़रूर पढ़ें। तो इस पाठ में उन्होंने लखनऊ की जो संस्कृति रही, नवाबों की संस्कृति, वो संस्कृति आज तो नहीं है लेकिन लोगों के आदतों में, व्यवहार में आज भी वो नवाबी संस्कृति की झलक है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो इसी लखनऊ शहर की लेखक ने स्वयं यात्रा जब की, असल में एक कहानी लिखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो लोकल ट्रेन होती है, जो स्थानीय ट्रेन होती है यात्रियों को ले जाने के लिए, उसमें यात्रा करते हुए उन्हें ये कहानी लिखने के लिए उन्होंने सोचा, योजना बनाई। लेकिन जब वो टिकट खरीद करके जब वो ट्रेन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही एक मुसाफिर, एक यात्री वहाँ बैठे हुए हैं और बड़ा ही अजीबोगरीब इन दोनों का जो है, जो कोई बातचीत नहीं होती है। ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और एक दूसरे को देख के जो इन्होंने अनुमान लगाया, जो कल्पना की होगी, उसी के आधार पर ये पूरी कहानी लिख दी गई है। तो अपने आप में ये जो कहानी है ये नई कहानी लेखन शैली का एक बहुत ही बेहतर नमूना है, जिसमें बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी है। कहानी ना होते हुए भी इसे कहानी का रूप दिया गया है। तो ये सब कुछ लेखक की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस घटना को, किस पात्र को कहानी का रूप कब दे दे। यही तो उसकी रचनात्मकता होती है। तो क्योंकि लखनऊ की नवाबी संस्कृति की बात हुई है, आइए देखें कि आखिर जो लखनवी बात हो रही कि लखनऊ से संबंधित, तो ये लखनवी क्या है। लखनवी अंदाज आप तभी समझ पाएंगे जब आप लखनऊ शहर को थोड़ा समझेंगे। एक छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें आपको लखनऊ की संस्कृति और वहाँ की जो इतिहास रहा है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी है। आइए उसका आनंद लें। ये आज का लखनऊ है। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि के बंधनों से पूरी तरह मुक्त, भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। आज लखनऊ में क्या नहीं है और जो नहीं है वो आने वाले समय में हो जाएगा। मुख्यालय, विधानसभा भवन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, विशाल चौराहे, भव्य स्टेशन, चिड़ियाघर, प्लानिटोरियम, संग्रहालय, स्मारक, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाई कोर्ट, नए पुराने बाजार, ओला उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सी सुविधा, हर वह व्यवस्था लखनऊ में है और आती जा रही है, जिससे एक शहर आधुनिक बनता है। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। जो विस्तार और विकास आज लखनऊ में है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा और काफी हद तक कानपुर के अलावा किसी और शहर में नहीं देखा जा सकता। इसका कारण क्या है? और जब भी आप वजह जानना चाहते हैं तो इतिहास में पीछे लौटना ही पड़ता है। पर जब इतिहास आपको संतुष्ट नहीं कर पाता तब ये यात्रा आपको पौराणिक काल तक ले जाती है। अवध की वह भूमि जहाँ पर पौराणिक काल में प्रथम सूर्यवंशी राजा मनु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भगीरथ, सम्राट रघु,
जिसके बाद सूर्यवंशियों को रघुवंश कहा जाने लगा। राजा दशरथ, श्री राम, उनके पुत्र कुश जैसे सूर्यवंशी राजाओं का आधिपत्य रहा। उसके बाद प्राचीन भारत में नंदवंश, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त और उसके पोते चक्रवर्ती सम्राट अशोक, गुप्त वंश में विक्रमादित्य, मध्यकालीन तक आते आते खिलजी, तुगलक, लोधी और अंत में मुगलों एवं अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। यहाँ की भाषा में संस्कृत के बाद हिंदी से उर्दू और फिर अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश होता गया। मुगल शासकों ने जब दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया तो सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु वहां नवाबों की नियुक्ति की गई। मुगल काल में अवध प्रांत की राजधानी थी फैजाबाद। सन 1775 में अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद चौथे नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ को अवध की राजधानी के रूप में चुना। उस काल में गोमती नदी के किनारे बसा ये क्षेत्र मंदिर, आश्रम एवं कृषि योग्य भूमि से शोभायमान था। एक तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता था, इसलिए नई राजधानी के रूप में ये जगह पूरी तरह से उपयुक्त थी। उस वक्त दिल्ली में मुगलों का बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जिसके हाथों से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की बागडोर सरकते हुए अंग्रेजों के हाथों में जा रही थी। इसलिए नवाबों पर अंग्रेजों का ही अधिक नियंत्रण था। सन 1784 में नवाब असफुद्दौला के कार्यकाल में भयानक अकाल पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए और रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। तब उनको राहत देने के लिए बड़ा इमामबाड़ा और रूबी दरवाजे के निर्माण की नींव डाली गई। 22,000 लोगों को इस निर्माण कार्य से रोजगार मिला। कई लोग ऐसा मानते हैं कि असफुद्दौला ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इमामबाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाना बनवाया था, जिस तक पहुंचने का रास्ता इमामबाड़ा के ठीक ऊपर बने भूल भुलैया से होकर जाता है। इस खजाने को निकालने के लिए अंग्रेजों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन भूल भुलैया से कई सुरंगें अलग अलग जगहों के लिए निकलती थी, जिनके बारे में अवध के नवाब के अलावा कोई नहीं जानता था। बिना सुरंगों की सही जानकारी के खजाने को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। इसमें से एक सुरंग पास में बनी शाही बावली तक, तो दूसरी सुरंग आसमी मस्जिद के ठीक नीचे बने गुप्त तहखानों तक ले जाती थी। कहते हैं ऐसी ना जाने कितनी सुरंगों का जाल इमामबाड़ा के नीचे बिछाया गया था, लेकिन इसका राज असफुद्दौला की कब्र के साथ ही दफन हो गया, जो मुख्य हाल के ठीक बीचों बीच स्थित है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रूबी दरवाजे के मुंडेर की परछाई दिन ढलने के साथ साथ जिस रास्ते पर बढ़ती है, उसी के नीचे गुप्त सुरंग का रास्ता है जो खजाने के तहखाने तक ले जाती है। रूमी दरवाजे के निकट यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा एवं अवध के पहले उपराज्यपाल जॉर्ज कूपर के आगमन पर हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा 1881 में 219 फीट ऊंचे घंटाघर का निर्माण किया गया, जो भारत की सबसे ऊंची घड़ी मीनार है। ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर का शानदार प्रतिरूप है। पास में ही स्थित है पिक्चर गैलरी, जिसके भीतर लखनऊ के सभी नवाबों का चित्र संग्रह है। बड़े इमामबाड़ा के निर्माण से लगभग 150 साल बाद सन 1838 में अवध के 9वें नवाब मोहम्मद अली शाह ने यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटा इमामबाड़ा बनवाया, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा या प्रकाश महल भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े में मोहम्मद अली शाह एवं उनकी मां की कब्र के साथ उनकी बेटी आशिया का मकबरा भी है। राजघराने के लोगों के लिए इमामबाड़े के भीतर ही एक मस्जिद और इसके ठीक सामने स्नान आदि के लिए शाही हमाम का निर्माण किया गया था। दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरणा लेकर मोहम्मद अली शाह ने 1837 में 7 मंजिला ऊंचे वॉच टावर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण मात्र 4 मंजिलों के बाद ही इसका काम रोक दिया गया। चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए आरामगाह के तौर पर इस सतखंडे का निर्माण करवाया जा रहा था। छोटा इमामबाड़ा से 500 मीटर आगे पश्चिम की ओर लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद की नींव मोहम्मद अली शाह ने डाली, जिसे बाद में बेगम मलका जहां ने पूरा करवाया। चूंकि यहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इसलिए इसे जामा मस्जिद कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा से 2 किलोमीटर दूर महात्मा गांधी रोड पर स्थित है 1857 के प्रथम व्यापक सैनिक विद्रोह का सबसे बड़ा साक्ष्य द रेजिडेंसी, जिसका निर्माण नवाब शादत अली खान द्वितीय ने करवाया था। मेरठ में अंग्रेजी सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों के बीच में व्याप्त फिरंगियों के बेरहम अत्याचार से पैदा हुए विद्रोह की चिंगारी लखनऊ तक भी आ पहुंची। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को निकालकर अवध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर गोलीबारी हुई, कई अंग्रेज मारे गए। उस दौर का शानदार रेजिडेंसी इस हमले के बाद पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। गोलियों और तोपों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। 140 दिनों तक चली घेराबंदी में लगभग 2000 पुरुष, औरतें और बच्चे इस गदर के शिकार हुए, जिनके शरीर रेजिडेंसी में बने कब्रिस्तान के नीचे दफन है। इसके अलावा लखनऊ में कई ऐतिहासिक इमारतें एवं प्रमुख स्थान है, जैसे छतर मंजिल, जो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ बना।
शादत अली खान का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क, सफेद बारादरी, शाह नजफ इमामबाड़ा, सिकंदर बाग, सिप्तैनाबाद इमामबाड़ा, मकबरा आलिया, दिलकुशा कोठी, ला मार्टिनियर कॉलेज, जनेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क, मां चंद्रिका देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, श्री रामकृष्ण मठ, शहीद स्मारक आदि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, तहजीब, भाषा लखनऊ को इतना खास बनाती है। लखनऊ के कई ऐसे जुमले हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। जी हाँ, पहले आपकी मर्जी, फरमाइए, तशरीफ लाइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ और सब खैरियत तो है, खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे। अभी अभी जिक्र बस आपका ही हो रहा था, जैसे किसी से अपने इश्क का इजहार करना हो तो कुछ अलग ही अंदाज था। खता माफ करें तो आपके हुस्न की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ना चाहूंगा। पसंद आए तो दाद, वरना खताया माफ। बॉलीवुड की कई फिल्मों का चित्रांकन या तो लखनऊ में किया गया है या फिर उनकी पटकथा इसके ऊपर आधारित है, जैसे उमराव जान, जुनून, गमन, शतरंज के खिलाड़ी, दबंग, दावत इश्क, तनु वेट्स मनु, इशक जादे, बुलेट राजा, यंगिस्तान, ऑलवेज कभी कभी, जॉली LLB 2, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, गदर, बरेली की बर्फी, रजनीकांत की पेटा, रेड, लखनऊ सेंट्रल आदि। बॉलीवुड की हिंदी भाषा में उर्दू की मिठास घोलने का काम यहाँ के शायरों ने किया है, जिसमें बहुचर्चित नाम है गीतकार जावेद अख्तर जी का। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी प्रतिभा से संवारा है। तलत महमूद, सुमोना चक्रवर्ती, अली फजल, अनूप जलोटा, कनका कपूर, बाबा सहगल, अदिति शर्मा आदि। राजनेताओं में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन भोगुड़ा का भी बहुत गहरा संबंध लखनऊ से था। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। टुंडे कबाब, प्रकाश की कुल्फी, शर्मा की चाय, इद्रिश की बिरयानी, बास्केट चाट लजीज स्वाद के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं कुर्ते और साड़ियों पर की गई चिकन की बारीक लखनवी जरदोजी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस संक्षिप्त वीडियो में हर विषय को समेटने की पूरी कोशिश की गई है, वरना लखनऊ पर एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। तो ये था लखनऊ का छोटा सा परिचय बच्चों। क्योंकि आप लखनऊ शहर के से संबंधित ये कहानी पढ़ रहे हैं, इसीलिए जानकारी दी गई। आपके जो है जानकारी को और बढ़ाने की प्रयास किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ जो कहानी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो लेखक जब ट्रेन में पहुँचते हैं तब उनकी मुलाकात एक नवाब जैसे दिखने वाले व्यक्ति से होती है। तो बड़ा ही रोचक सा ये वाकया है, ये किस्सा है जिसे लेखक ने अपनी लेखनी में, कहानी में पिरोया है। इसको देखते हैं आगे हम लोग। ये देखिए ट्रेन का ये डिब्बा है, जहाँ पर देखिए आमने सामने लोग बैठे हैं। इसमें से एक जो है, जो आपके दाहिनी हाथ की तरफ है, वो लेखक यशपाल जी हैं, और उनके सामने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति है ये, जिसे लेखक ने इस पाठ में सफ़ेद पोश सज्जन कहा है। सफ़ेद पोश का अर्थ होता है जो अमीर जैसा दिखे, या ऊंचे खानदान का, या पढ़ा लिखा व्यक्ति, सभ्य समाज का व्यक्ति, उसे सफ़ेद पोश कहा जाता है। तो ये जो व्यक्ति बैठा था उनके सामने, ये एक नवाबी खानदान से संबंध रखने वाला व्यक्ति लग रहा था। कहानी में उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, केवल सफ़ेद पोश सज्जन, बस इतना ही लिखा है। सज्जन होता है भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। तो इस व्यक्ति के और लेखक के बीच में जो भी बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है, वही इस कहानी का विषय है। चलिए इस पाठ को हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, और उसमें जो आए कठिन शब्द हैं उनका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे आप साथ साथ लिखते चलें। पाठ की जो विषय वस्तु है उसको मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा। ये जो कहानी बच्चों, ये पतनशील सामंती वर्ग, पतनशील का अर्थ होता है जिसका धीरे धीरे नाश हो रहा हो, पतन हो रहा हो। तो ऐसा सामंत वर्ग, सामंत जो है मुगलों के समय में जो सरदार होते थे, जो प्रजा का जो है कामकाज देखने के लिए वे कुछ लोगों को नियुक्त करते थे। नवाब लोग भी अपने सामंत नियुक्त करते थे। तो ये जो सामंत थे, ये लोग क्या करते थे कि ये लोगों के जो है जो लेखा जोखा या कामकाज है या कानूनी फैसले हैं, उनका जो है हिसाब रखते थे, निपटारा भी करते थे। तो समय बदलने के साथ ये सामंती व्यवस्था भी गई, सामंत लोग भी गए, लेकिन आज भी कुछ लोग उसी रंग में रंगे हुए हैं, और आज भी उसी ढंग से वो बात करते हैं और उनका व्यवहार वैसा ही है। तो सामंत का अर्थ यहाँ आप ये ले सकते हैं कि बहुत अमीर और समृद्ध लोग, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और उनकी जो आदतें वो भी वैसी ही हैं।
तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, समय बदल चुका है मगर सामंती जो आदतें थी वो आज भी कुछ लोगों के व्यवहार में दिखाई देती हैं। और ये लोग क्या है, उस आदत को छोड़ना नहीं चाहते। समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है लेकिन कुछ लोग नहीं बदले हैं, उनके व्यवहार में ये आदतें आज भी दिखाई देती है। यही तो इस कहानी का विषय है। तो ये जो सामंती वर्ग थे, ये पतनशील, आज के जो लोग हैं, पतनशील सामंती व्यवस्था जिसका पतन हो चुका है, नाश हो चुका है, उस पर कटाक्ष करती है ये कहानी। कुछ लोग उन आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसीलिए उन पर लेखक ने जो है कटाक्ष किया एक तरह से। ये लोग देखिए, इनके बारे में बताता है, ये लोग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं। इन लोगों की खासियत क्या है कि ये लोग बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं। ऐसी जीवन शैली जिसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, एक मतलब झूठ है, उसमें सच्चाई कम है। ऐसी जीवन शैली जीने की इनको आदत लग गई है। तो उसके बारे में लेखक ने इस कहानी में बताया। समय के साथ नवाबी संस्कृति समाप्त हो चुकी है लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इस संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब उनकी जो आदतें थी नवाबों जैसी लगती हैं, उनकी जो बातचीत है, जो उनका है व्यवहार करने का ढंग है, उनमें एक नवाबीपन झलकता है, जैसा इस कहानी में है। इस कहानी में नज़ाकत और नफासत से भरपूर एक सफ़ेदपोश सज्जन नवाबी परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दो शब्द देखिए, नज़ाकत और नफासत, इनका आप अर्थ लिख लें। नज़ाकत का अर्थ होता है कोमलता, बहुत ही कोमल वस्तु या कोमल विचार, तो यह नज़ाकत का अर्थ है कोमलता। नफासत का अर्थ है बच्चों स्वच्छता, साफ सफाई, स्वच्छता। तो नफासत, नज़ाकत और नफासत, कोमलता और स्वच्छता से भरपूर एक सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति हैं। सामने जो बैठे व्यक्ति हैं वो, उनके अंदर एक खासियत दिख रही है और ये व्यक्ति नवाबी परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण लगते हैं लेखक को। तो उनके बारे में ही ये पाठ है। बहुत ही मज़ेदार सी घटना है। देखिए, इसकी एक लाइन को देखेंगे हम लोग। लेखक ने अपनी बात शुरू की है, जो कहानी लिखी उसकी भूमिका मैंने आपको बता दी। लेखक यशपाल जी को एक कहानी लिखनी थी और इस कहानी को लिखने के लिए उनको एकांत मतलब अकेला स्थान चाहिए था। तो वो यात्रा कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय ट्रेन होती हैं, लोकल ट्रेन होती हैं, उसमें लोग ज़्यादातर जो है जनरल क्लास का टिकट ले लेते हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन करा के नहीं चलता है। 1 घंटे आधे घंटे की दूरी के लिए कोई पूरे दिन का रिजर्वेशन नहीं कराता है। लेकिन लेखक को अपनी कहानी लिखनी थी और उस कहानी को लिखने के लिए उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएंगे तो शायद नहीं लिख पाते। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट लिया, जो रिजर्व टिकट है वो लिया, ये सोच के कि जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलेगा और आराम से उनकी यात्रा भी कट जाएगी और वो अपनी कहानी के लिए थोड़ा बहुत लिख भी लेंगे। तो ये सोच करके उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। अब जब ये टिकट खरीद के जब वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है, यहीं से कहानी शुरू होती है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, ये जो पहली लाइन है बच्चों, यहाँ क्योंकि कहानी लखनऊ से संबंधित है और यशपाल जी की जो भाषा शैली उसमें भी उर्दू शब्द आए हैं, तो यहाँ आपको उर्दू के शब्द मिलेंगे। मुफस्सिल का अर्थ होता है स्थानीय, जो लोकल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, कि स्थान से संबंधित। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार कर रही थी। जो पैसेंजर ट्रेन थी वो अब धुआं छोड़ रही थी, हॉर्न बजा रही थी, ऐसे लग रहा था ट्रेन अब चलने को है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उस सेकंड क्लास के उस डिब्बे को खाली समझा और मैं दौड़ के चढ़ गया क्योंकि ट्रेन अब चलने ही वाली थी। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ने यह अनुमान लगाया था कि इस डिब्बे में कोई नहीं होगा और वो आराम से अकेले बैठ के यात्रा करेंगे, लेकिन उनका जो ये अनुमान था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इसको यहाँ लिखा प्रतिकूल शब्द। प्रतिकूल शब्द का अर्थ होता है विपरीत, बिल्कुल उल्टा। तो डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन होता है जहाँ कोई व्यक्ति न हो, बिना जन के, बिना किसी व्यक्ति के। तो उन्होंने सोचा था डिब्बे में कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। उस डिब्बे में एक व्यक्ति पहले से ही था।
एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन, इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि एक ऐसा व्यक्ति दिख रहे थे, उनको देख के लगता था किसी ऊंचे खानदान के हैं, अमीर आदमी हैं, ऐसा लग रहा था। तो वो बैठे हुए थे, बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, अपने पैरों को जो है पालथी लगाकर बैठे थे सीट पर। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, साथ में उन्होंने खाने के लिए खीरे आदि रखे थे तौलिए पर। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन और विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। देखिए, लेखक ने जो समझाने की कोशिश की है कि जैसे ही, और ये जब पढ़ते हैं तो हमको एक दृश्य सा साकार हो जाता है, हमारे सहसा डब्बे में कूद पड़ने से एक चित्र सा उभरता है मन में। लेखक जब डिब्बे में अचानक से पहुंचते हैं, तब जिस विचार के साथ, जिस सोच के साथ लेखक ट्रेन में चढ़े कि ये डिब्बा अकेला होगा, शायद इसी विचार के साथ ये आदमी, जिसको सफ़ेद पोश सज्जन कह रहे हैं, ये आदमी शायद यही सोच के चढ़ा होगा कि उसको एकांत मिलेगा, उसको यहाँ भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी। यही सोच के शायद वो भी यात्रा कर रहा था। तो एक जैसे, ये देखिए, 2 लोग जो है, एक ही विचारधारा के 2 लोग उस डिब्बे में हैं। एक वो नवाब दिखने जैसा व्यक्ति और दूसरे हमारे लेखक स्वयं। तो अब क्या होता है कहानी में आगे? तो जैसे ही लेखक पहुंचते हैं, सामने जो बैठा व्यक्ति है, सफ़ेद पोश सज्जन थे, वो थोड़े असंतुष्ट दिखाई दिए। असंतुष्ट का होता है, अर्थ होता है कि जो संतुष्ट ना हो, जो प्रसन्न ना हो, खुश ना हो। ट्रेन में अगर हमारे सामने कोई यात्री आता है तो हम खुश होते हैं कि चलो ठीक है, हमारी यात्रा बातचीत करते करते कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर लेखक को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि सामने वाला यात्री उनको देख के खुश नहीं है, वो असंतुष्ट हो गया है। लगता है मेरे आने से इनको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। ये अनुमान लेखक स्वयं लगा रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है, ये अभी किसी को नहीं पता है। लेखक ने जो देखा उसके हिसाब से वो केवल कल्पना कर रहे हैं। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। सूझ की चिंता होता है कि कोई विचार इनके मन में आए, कोई कहानी लिखने के लिए विचार चाहिए होता है। तो लेखक क्योंकि खुद लिखते हैं, इसलिए उनको लगा कि ये आदमी, लगता है मेरी तरह ही इसको भी एकांत चाहिए था, ये भी कुछ लिखना चाहते हैं, लेखक हैं शायद मेरी तरह, तो शायद इसलिए बैठे हुए हैं। या खीरे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। या फिर लेखक ने और दूसरी कल्पना क्या की कि या फिर ये आदमी इसलिए अकेले यहाँ महंगा टिकट लेके, भाई अगर आपको आधे घंटे की यात्रा करनी है तो टिकट रिजर्व का लेने से पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो पैसे ज़्यादा खर्च करके कोई अगर खाली यहाँ बैठा है, तो लेखक ने उसका क्या अर्थ लगाया कि लगता है इस आदमी को खीरे जैसी सस्ती वस्तु, मामूली वस्तु खानी थी। लोगों की भीड़ में खाएगा तो शायद लोग ये सोचेंगे कि देखो इतने अमीर खानदान का आदमी है और खीरे खा रहा है। तो खीरा जो है गरीबों का भोजन मान करके, लगता है इन नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि वो एकांत में कोने में बैठ के खीरा खा सकें और उनको कोई देखे भी नहीं, क्योंकि देखने पे शायद लोग हंसेंगे उनके ऊपर। ये खीरा जैसी वस्तु खा रहे। भाई नवाबों का भोजन तो ये सूखे मेवे और महंगे जो बढ़िया खान पकवान हैं, जैसा आपने उस वीडियो में देखा था, तो नवाबों का खान पान तो एक खीरा जैसी वस्तु तो हो ही नहीं सकता है। वो तो मसालेदार चटपटी चीज़ें और इस तरह से चिकन बिरयानी, और आपने देखे थे वीडियो में, वो सारी चीज़ें खाते हैं। खीरा खाते तो नहीं देखा किसी ने। तो लेखक को लगा शायद खीरे जैसी मामूली चीज़ खाने के लिए ही इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। और इसीलिए खीरे को, क्योंकि वो गरीबों का भोजन है, उसको बहुत ही तुच्छ, बेकार सा, अपदार्थ वस्तु कहा। तो सामने वाला व्यक्ति खुश नहीं था। लेखक को लगा वो खुश नहीं है, और उसके खुश ना होने के पीछे लेखक को क्या कारण समझ में आया कि मेरे आ जाने से इसके इस एकांत में बाधा पड़ गई। शायद ये आदमी खीरे खाने के लिए इसने ये जो है सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि कोई उसे देख ना सके। लेकिन अब लेखक के आने से उसका एकांत भंग हो गया, उसका रहस्य भी खुल गया कि वो खीरे खाना चाहता है, और इसी कारण से शायद वो असंतुष्ट है। ऐसा अनुमान लेखक को लगा, उन्हें इतना ही समझ में आया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जो सामने बैठा व्यक्ति है, उसने लेखक के आने पर कोई उत्साह, कोई खुशी नहीं दिखाई। सामान्य रूप से लोगों को खुश होना चाहिए कि चलिए हमारे साथ कोई और यात्रा करने के लिए आ गया।
लेकिन इन नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, मतलब उनको लगा कि खुश नहीं है, और उनके इस व्यवहार की वजह से ही लेखक को लगा था कि मेरे आने से उनको शायद बुरा लगा। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो लेखक ने क्या किया, जब सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं पूछा तो उन्होंने भी उनके बारे में ना कुछ पूछा और ना ही अपने बारे में कुछ बताया। बस टिकट लेकर के अपनी सीट पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं, ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि देखेंगे तो बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ दो लोग बैठे हैं और दोनों ही देखिए आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बात पहले सामने वाला करे। ये आत्मसम्मान वाली बात आ गई कि मैं पहले बात क्यों करूं। जो पहला बैठा व्यक्ति है, बात उसे आरंभ करनी चाहिए थी। तो लेखक को अपना जो आत्मसम्मान है वो ज़्यादा प्यारा लगा और इसीलिए उन्होंने सामने वाले बैठे उस व्यक्ति से कोई बात नहीं की। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कहते हैं थाली बैठे का होता है खाली बैठे, खाली खाली बैठे बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। देखिए अपनी बात को बता रहे हैं कि मेरी जो कल्पना करने की आदत है, और यहाँ पे जो बात वो सोच रहे हैं ना, वो सिर्फ कल्पना ही है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि आखिर इस व्यक्ति को मेरे आने से असुविधा क्यों हुई होगी। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो लेखक को क्या लगा कि ऐसा लगता है कि इस अमीर आदमी ने, जो अमीर दिख रहा है, लगता है कि सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा इसने ताकि कोई दूसरा आदमी उन्हें इस तरह से सेकंड क्लास में यात्रा करते ना देख ले। भाई क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है वो सेकंड क्लास क्यों, तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, महंगी टिकट लेते हैं, क्योंकि उनके शान के अनुसार है, उनकी अमीरी के अनुसार है कि वो अगर अमीर खानदान के हैं तो महंगा टिकट खरीद कर यात्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर लगता है इन नवाब साहब ने थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, अन्यथा ये फर्स्ट क्लास में भी जा सकते थे, लेकिन सेकंड क्लास में इसलिए आए ताकि कोई इनको देख ना पाए, क्योंकि लोकल स्थानीय जगहों पर जाने के लिए कोई सेकंड क्लास का टिकट नहीं खरीदता है। तो सेकंड क्लास का जो पूरा डिब्बा वो खाली रहेगा, और इसीलिए अपने उस पैसे को बचाने के लिए इस व्यक्ति ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। और अब क्योंकि मैं आ गया हूँ, इसे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने उसको जो है इस तरह यात्रा करते देख लिया। ऐसा लेखक सोचते जा रहे हैं। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। और अब क्योंकि मैं आ गया हूँ, लेखक कहते हैं, सोच रहे हैं कि अब मेरे आ जाने से लगता है नवाब साहब को थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि अब मैंने उनकी असलियत को देख लिया कि अमीर तो बनते हैं लेकिन सेकंड क्लास का टिकट खरीद के जा रहे हैं। तो इस तरह से लेखक को ये सारी चीज़ें समझ में आई कि आखिर इस आदमी को मेरे आने से बुरा क्यों लग रहा होगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। इन नवाब साहब ने ये सफ़र कैसे काटा जाए इसलिए खीरे खरीद लिए कि रास्ता जो है खीरा खाते खाते कट जाएगा। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, तो अब ये धर्म संकट में पड़ गया लगता है। खीरा खाने के लिए खीरा लिया होगा लेकिन खा नहीं रहे हैं, तो लेखक ने सोचा कि लगता है मेरे आने से ये थोड़ा संकोच में पड़ गए हैं कि खीरे जैसी सस्ती चीज़, गरीबों का भोजन, आखिर अब ये कैसे खाएं, क्योंकि सामने बैठा आदमी यानी लेखक यशपाल जी उनको देख रहे हैं, तो थोड़ा उनको संकोच हो रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से होता है चोरी से किसी की ओर देखना, कि मतलब हम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, सामने वाले को लगेगा कि हमारी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन हम उसे चोरी से अपनी आंखों को कनखियों से देखना कहते हैं इसको, तो मैं उसे देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो जो सामने बैठा व्यक्ति है वो भी खिड़की से बार बार इधर उधर दृश्य देख के अपना समय बिता रहे थे। सामने बैठे लेखक से उन्होंने कोई बात नहीं की। अब क्यों नहीं बात की, अब ये इसके पीछे कोई विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन लेखक ने इसके पीछे बहुत से कारण सोच लिए। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब काफ़ी जब देर हो गई, जब उन नवाब साहब को भी लगा कि ये सामने वाला आदमी कुछ बात नहीं कर रहा है, तब उन्होंने अपनी तरफ से ही पहल की, शुरुआत की, और उन्होंने संबोधित किया। लेखक से पूछते हैं, आदाब अर्ज। ये देखिए बात करने का जो ढंग है, यही देखिए लखनवी अंदाज है। बड़े ही शान, बड़े ही इसमें जो शब्द पिरोए हैं उन्होंने, उसमें एक बहुत ही रिस्पेक्ट है, सम्मान है।
जैसे नवाबों की भाषा होती थी, शाही भाषा, उस भाषा में बात करते हैं। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। इसका अर्थ है कि वो नवाब साहब पूछ रहे हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे। तो इसको ऐसे ना कह के उन्होंने अपनी नवाबी भाषा शैली में इस तरह बात की। आज भी लखनऊ जाइए तो आपको इसी तरह की भाषा शैली में बोलते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। यही नवाबी अंदाज है। तो वो लेखक से पूछते हैं कि आप खीरा खाएंगे। तब लेखक ने उत्तर दिया, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अभी तक तो लेखक सोच रहे थे कि ये आदमी बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे, लेकिन अब जब वो ये व्यक्ति बात कर रहा लेखक से, तब लेखक को थोड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि अब तक तो उन्होंने सामने बैठे उस आदमी के बारे में कितना गलत सोचा कि ये बात नहीं करना चाहता, जरूर बहुत घमंडी व्यक्ति है और अपने नवाब होने का इसके अंदर घमंड भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। लेकिन अब लेखक के जो ये विचार थे ये झूठे साबित हो गए और इसीलिए उनको अपने झूठे होने का दुख होता है और उनको बुरा लगता है कि मैं झूठा सिद्ध हो गया। भांप लिया, भांपने का मतलब है अनुमान लगाना या समझ लेना। तो लेखक ने इस बात को भांप लिया अर्थात समझ लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब लेखक दूसरे ढंग से सोच रहे हैं। इस तरह से जब नवाब साहब ने बात किया खीरा खाने के लिए, तब लेखक को अब ये वो क्या सोच रहे हैं कि लगता है कि ये आदमी खीरे जैसी मामूली चीज़, गरीबों का जो खाने वाली जो वस्तु है, उसको खाने के लिए लगता है अकेले ये खा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उसमें शामिल कर रहे हैं ताकि ये खीरा खा सकें। अब भी देखिए लेखक उनको सामने वाले व्यक्ति को सही नहीं समझ रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं उनके बारे में नकारात्मक विचार ही हैं। जवाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने जो कुछ सोचा उसे मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन कुछ ना कुछ तो उत्तर देना है, इसलिए वो कहते हैं शुक्रिया यानी धन्यवाद, किबला शौक फरमाए। किबला का अर्थ होता है कृपया, कि कृपया आप खाएं। मतलब लेखक ने खीरा खाने के लिए बड़े ही विनम्र ढंग से मना कर दिया कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा, तो आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब नवाब साहब ने खीरा खाना जो है उनको उनकी उसकी तैयारी करते हैं। वो तौलिया बिछाते अपने पैरों के ऊपर, फिर खीरा जो है उसके ऊपर रखते हैं। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी से, छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो इस तरह जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरे को पहले धोया, धोने के बाद उसको उसका छिलका उतारा, छीलने के बाद उसका जो खीरे के ऊपर का जो कड़वा भाग होता है, जो कसैला हिस्सा होता है, उसको काट के, जो गहरे रंग का होता है तो वो खीरे का सिर कहते हैं उसको, उसको काट के उन्होंने हटा दिया क्योंकि वो खाने में अच्छा नहीं होता, कड़वाहट होती है उसमें, उसे काट के हटा दिया। और फिर उसके बाद जो है चाकू से बार बार उस खीरे के सिरे पर जो है वो इस तरह से वार करते हैं, तो जो उसका जो बाकी बचा कसैला पानी है वो निकल जाता है झाग के रूप में। तो उसको हटाने के बाद जो बचा खीरा है वो खाने लायक होता है, स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह नवाब साहब ने उस खीरे को छीला, काटा और खाने के लिए उसको जो है फांकों में छोटे टुकड़ों में काट काट के तौलिए पर वो लगा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। खीरा बेचने वाले वेंडर होते हैं बहुत सारे जो खीरा बेचते हैं रेलवे स्टेशन पर, उनको पता है खीरा कैसे छीला जाएगा, कैसे काटना है, वो जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अगर कोई खीरा अपने साथ लेके चल रहा हो तो इसी तरह से वो खीरे को छीलता और काटता है और खाने के लिए तैयारी करता है। नवाब साहब ने भी ऐसा ही किया। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो ये जो खीरा बेचने वाले होते हैं ये अपने साथ जो है नमक, जीरा और काली मिर्च की पुड़िया अलग से रखते हैं और ग्राहक के मांगने पर उसे दे देते हैं ताकि वो उन खीरों पर लगा के खा सके। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। इसका अर्थ देखिए आप लोग,
नवाब साहब ने जब खीरे के उसको फाँकों को काट के और उस पे नमक मिर्च जब लगाया, तो जब भी खीरे पर इस तरह की चीज़ों पर जब आप नमक डालेंगे तो पानी छोड़ने लगता है। और अब खीरे की जो फाँकें थीं, क्योंकि नमक पड़ गया था तो उस पे पानी छूट रहा था, और इस पानी को छूटते देख करके मुँह में अपने आप पानी आता है। नवाब साहब के मुँह में भी ये पानी आ रहा था, अभी खाया नहीं उन्होंने, लेकिन खीरे के जो स्वाद है नमक डलने के बाद जो और स्वादिष्ट हो जाता है, उसकी कल्पना से ही उनके जबड़े थोड़े हिल रहे थे, खाने के लिए तैयार थे बिल्कुल वो। उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन का अर्थ होता है रस का स्वाद लेना, रस का आनंद लेना। तो खीरे के रस का आनंद लेने की कल्पना से ही प्लावित हो रहा था। प्लावित होता है पानी भरना है, ये मुंह में पानी भर आता है जब स्वादिष्ट चीज़ों को हम देखते हैं। तो नवाब साहब के मुंह में भी ऐसे खीरों को देख के जिस पर नमक और लाल मिर्च छिड़क दी गई हो, उनके मुंह में पानी आ रहा था, वो खाना चाहते थे उसको। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। अब लेखक जो इस सारी प्रक्रिया को, इस खीरे काटने छीलने की सारी घटना को देख रहे थे, उनके मन में देखिए एक नया विचार आता है। हम कनखियों से देखकर, हम अर्थात लेखक यशपाल जी कहते हैं कि मैं चोरी चोरी नवाब साहब की ओर देख रहा था और ये सोच रहा था कि मियाँ रईस बनते हैं। ये जो आदमी हैं नवाबी ना शानो शौकत दिखाने जैसा, लेकिन रईस तो बन रहे हैं, लेकिन रईसों जैसे इनके काम नहीं है। ये जो खीरा, ये कोई रईसों का खाना है भला? तो इसलिए लेखक सोचते हैं कि ये रईस बन रहे हैं, लेकिन इनका जो काम है, जो इनका भोजन है, ये रईसों जैसा नहीं है। लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि वैसे तो लोगों के बीच में रईस बनते हैं, अमीर बनते हैं, कि ये मामूली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन अब जब क्योंकि अकेले यात्रा करनी थी तो खीरे लेके बैठ गए, चोरी चोरी खीरा खा रहे थे। ऐसा लेखक ने सोचा कि अपनी असलियत पे उतर आए हैं, कि दिखाते हैं नवाबी ढंग अपना, लेकिन असलियत में तो ये बाकी सामान्य लोगों की तरह ही हैं जो खीरे खाते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब फिर से एक बार लेखक से पूछते हैं। खीरे खान उनको अकेले खीरे खाना शायद अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लेखक से एक बार और वो पूछते हैं। उनको जो है ये खीरे खाने का जो है कहते हैं कि आप भी खीरा खाइए, और वो कहते हैं कि जो ये खीरा है इसकी विशेषता बता रहे हैं कि लखनऊ का जो है एक विशेष प्रजाति का खीरा है, बालम खीरा, जो स्वादिष्ट होता है। तो उसकी तारीफ में वो बता रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।